यहाँ पे होता क्या है कि हमें जितने भी जीएल अकाउंट जो इंपेक्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन में, उसे मैप करने होते हैं और उसी हिसाब से वो हमारा क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन पे वो इफेक्ट डालेगा। अगर हम जीएल अकाउंट नहीं मैप करेंगे तो सिस्टम हमें ट्रांजेक्शन करने नहीं देगा, तो उसे जीएल अकाउंट मिलेगा नहीं। जब वो उसको अकाउंट इम्पैक्ट जनरल एंट्री पास करेगा तो सिस्टम आपको क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीएल अकाउंट को मैप करना पड़ेगा, और जब मैप हो जाएगा तभी वो आपको ट्रांजेक्शन पास करेगा। क्योंकि जितने भी ये डॉक्यूमेंट होते हैं आप सेल साइकिल में देखें, डिस्पैच हो गया, उसके बाद यार इनवॉइस हो गया, फिर उसके बाद इनकमिंग पेमेंट हो गया, उसके बाद क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, इन सब पे अकाउंटिंग इम्पैक्ट जाता है। तो सेल्स ऑर्डर तक तो आपको बनाने देगा क्योंकि उस पे काउंटिंग इफेक्ट नहीं जाता। लेकिन जैसे ही आप सेल्स ऑर्डर से डिस्पैच पे आएंगे आपको ये बनाने नहीं देगा, कि बोलेगा जीएल अकाउंट रिकॉग्निशन नहीं हो गया या अकाउंट नहीं मैप है, उसका एरर देगा। ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे अकाउंट को मैप करना। तो अकाउंट जीएल अकाउंट मैप करने के लिए आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले सेल्स है, फिर आपका परचेज है, फिर जनरल टैब है, फिर आपका इन्वेंट्री है, देन रिसोर्स है एंड डब्ल्यूआईपी में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्स टैब। सेल्स टैब में जब आते हैं तो दो टैब है इसमें, जनरल एंड टैक्स। ठीक है, हम जनरल में आते हैं। जनरल में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला देखिए, यहाँ पे डिफॉल्ट कस्टमर फॉर द ईयर इनवॉइस एंड द पेमेंट। तो आप यहाँ पे अगर कोई डिफॉल्ट कस्टमर रखना है तो उसको आप मैप कर सकते हो, जो हमारा कस्टमर बना हुआ नहीं है तो इसको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो डिफॉल्ट कस्टमर उठ के आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी मैप नहीं कीजिए, तो बाय डिफॉल्ट वो उसी को उठा के लाएगा। जबकि हर कस्टमर का अलग अलग हो सकता है बिजनेस, हर कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो एआर इनवॉइस हर का अलग अलग बनेगा, तो इसको मैप करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं डोमेस्टिक अकाउंट रिसीवेबल। ये क्या है, ये जितने भी कस्टमर होते हैं उसके साथ आपका डेटर्स अकाउंट मैप होता है। दो तरह के कस्टमर हो सकते हैं, एक्सपोर्ट कस्टमर हो सकते हैं, डोमेस्टिक कस्टमर हो सकते हैं। तो ऊपर वाले में जो है आपका डोमेस्टिक कस्टमर आएगा, तो यहाँ पे हम डोमेस्टिक जो आपका डेटर्स अकाउंट होगा डोमेस्टिक, उसको मैप करें। यहाँ पे आएंगे और आपने देखा होगा आपके एसेट्स में, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसको कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाया। जब हम कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तभी वो अकाउंट दिखेगा। तो हम न्यू पे जाएंगे, न्यू पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे कि हमारा डेटर्स अकाउंट कहाँ। ये है सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको आपको क्या करना है, कंट्रोल अकाउंट बनाना है, क्योंकि ये क्या है आपका कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, इसको बना देंगे। इसको बनाने के बाद आप इसको अपडेट कर दीजिए। अब ये आपका वहां पे मैप, ये देखिए यहाँ पे हमारा सैलरी डेटर्स अकाउंट, ये डोमेस्टिक के लिए है, तो ये आ गया। अब फॉरेन में अकाउंट रिसीवेबल, तो फॉरेन में अकाउंट के क्या है, सैलरी डेटर एक्सपोर्ट करके बनाना पड़ेगा, जो अभी उसमें है नहीं, क्योंकि जिस क्लाइंट का ये डेटा है उसके पास ओनली डोमेस्टिक सेल्स था, इसीलिए उसने सैलरी डेटर्स दिया था। तो हमें इस पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद न्यू पे गए और जहां पे ये डेटर्स बने हुए हैं सैलरी डेटर, उसी सेक्शन में हमें यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे इसके बाद का सीन। तो इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, यहाँ पे मैंने एक्टिव अकाउंट लिया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया और ये हो जाएगा आपका सैलरी डेटर्स एक्सपोर्ट। उसको आप कंट्रोल अकाउंट बना दीजिए।
तो इसको आप एंटर कीजिए, तो ये आपका एक्सपोर्ट कार्ड। अगर सपोज दैट आपका नहीं है एक्सपोर्ट का केस, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते, ठीक है। चेक रिसीव्ड, अगर आप चेक से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसमें आप चेक अकाउंट या जो भी जीएल अकाउंट फिर आपने बना रखा है चेक के नाम पे कोई, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे मैप करेंगे। नहीं है तो आप बना के मैप कर सकते हैं, या फिर आप इसको खाली भी छोड़। इसमें चेक का नहीं है तो हम देखते हैं चेक का जो है हमारा जहाँ पे बैंक अकाउंट होगा वहीं पे होगा HDFC। तो आप अगर चेक मैप करना चाहते हैं तो इसके अंदर में ये 03 है इसके नीचे बना दीजिए। तो जब भी आप चेक से पेमेंट लेंगे तो यहाँ पे आपको इस अकाउंट को इंटर डालेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे चेक पेमेंट, जो भी पेमेंट आएगा आपको चेक से आप इसमें डालें, ठीक है। ये आपका ऐसे काम बात होगा, आप इसको यहाँ पे चेक पेमेंट करके मैप कर लो। कैश इन हैंड, अगर कैश में आप पेमेंट लेते हैं, ठीक है, तो आप कैश इन हैंड को मैप करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कैश इन हैंड, न्यू पे आए, इसमें देखिए आपका कैश इन हैंड बना होगा 50 कैश या कैश इन हैंड इस तरह से कुछ। ये यहाँ पर कैश इन हैंड में कैश अकाउंट है, आप इसको मैप कर देंगे, ठीक है। तो इसको हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, अभी इसीलिए ये नहीं लिया क्योंकि हमने कैश अकाउंट नहीं दिया। कैश अकाउंट में जैसे बनाऊंगा कैश फ्लो डिलीवर, और इसको मैं कर दिया, ये यहाँ पे आ, ठीक है। अब ये क्या है, ओवर पेमेंट AR अकाउंट। सपोज दैट आपने जो AR अकाउंट है, ठीक है, AR अकाउंट कहने का मतलब कि जब आप बिल बना रहे हैं, ठीक है, और हाँ हेलो सर, कैश रिसीव्ड में भी आपने चेक पेमेंट वाला ठीक किया क्या? हाँ इसमें किया तो चेक रिसीव में हाँ इसमें भी तो किया मैंने, कैश में भी और चेक में। चेक से भी पेमेंट लेंगे तो वो आपका कैश, ये है ना कैश अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट होंगे जिससे भी हमारा पेमेंट आता है, ठीक है, वो सारे कैश का वो नेचर होगा। बैंक अकाउंट हो चेक हो सभी में ये नेचर आएंगे, और जब ये आप लेंगे तभी वहां पे मैप होगा, अदरवाइज ये मैप नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सपोज दैट यहाँ पे आप कोई भी अकाउंट हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैं हटाता इसको और आप टैब बटन दबाइए, यहाँ पे देखेंगे तो आपका अगर मैं चेक तो था इसको, वहां पे आप देखिए एसेट्स में, अगर मैं यहाँ से इसको जो चेक अकाउंट आपने बनाया, इसको अगर आप चेक अकाउंट न बना के कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं, इसको मैंने अभी हटा दिया, ठीक है। अब आप इसको मैप करके देखिए, यहाँ पे देखिए चेक पेमेंट आ गया है, या तो आप इसको कैश बनाएंगे या फिर कैश फ्लो इवेंट बनाएंगे, दोनों में से कोई एक बनाना ही पड़ेगा आपको। तब आप इसका फ्लो जो देखेंगे कैश फ्लो वो आपको दिखेगा, नहीं तो अगर आप ऐसे रखेंगे तो फिर ये मैप नहीं होगा, ये हट जाएगा। आप उसको मैप करने जाएंगे तो मैप नहीं, इसलिए इसको हमें दोनों में से कोई एक रखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो अकाउंट है ओवर पेमेंट AR अकाउंट, जनरली ये होता नहीं है कि आपका जो बिल होगा उससे कोई ज्यादा तो आपको पेमेंट करेगा नहीं। अगर ऐसा केस होता है तभी आप यहाँ पे GL अकाउंट मैप करेंगे। तो ओवर पेमेंट AR अकाउंट, सपोज दैट आपका बिल जो है सेल्स का 5 लाख का है और कस्टमर आपको 5,20,000 देता है, तो 20,000 क्या होगा, ओवर पेमेंट अकाउंट जो GL अकाउंट यहाँ पे मैप करेंगे उसमें चला जाएगा। जो ऐसा कहीं भी नहीं होता, किसी भी बिजनेस में नहीं होता, जितना बिल रहता है उतना पेमेंट कर दे वही है ना, ठीक है। सिमिलरली अंडर पेमेंट है, ये हो सकता है कि जितना बिल है उससे कम पेमेंट कर दे, लेकिन हम उसको अंडर पेमेंट में नहीं लाते, हम उसको ड्यू अमाउंट में रखते हैं।
जब तक वो बिल नहीं क्लोज होता है, जब तक कि हमारा जो बिल का टोटल अमाउंट है वो पेमेंट नहीं होता है। तो अगर आप अंडर पेमेंट इसमें मैप कर देंगे तो जो भी डिफरेंशियल अमाउंट बचेगा उसमें ले जाएगा और बिल को क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे आपको दोनों में कोई भी जीएल अकाउंट मैप करने की जरूरत नहीं है। अगर मैप उस तरह का नेचर है तभी आप मैप करेंगे कि ओवर पेमेंट और अंडर पेमेंट में आपका क्लोज हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें पेमेंट नहीं करेंगे। वो बिजनेस सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा। जनरली ये सिनेरियो हमारे यहाँ नहीं चलता है, किसी और कंट्री में चलता होगा तो उसको वजह से यहाँ पे दे रखा। ठीक है, अब डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट यह कहाँ पे चलेगा? जब आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो एडवांस पेमेंट के केस में डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट चलता है। ये एक तरह से ऑफसेट अकाउंट है। इसमें बैलेंस तभी तक रहेगा जब तक कि आपका जो एडवांस पेमेंट आया है जिस कस्टमर से और उसका आप मटेरियल भेज नहीं देते हैं, बिल नहीं क्रिएट होता। जैसे बिल क्रिएट होगा तो इसमें जो भी अमाउंट पड़ा होगा वो आपका नॉकअप हो जाएगा, अल्टीमेटली वो बिल पे इफेक्ट ले जाएगा। तो यहाँ पे हमें डाउन पेमेंट, अगर एडवांस पेमेंट हमें चलाना है तो डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट मैप करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं डाउन पेमेंट है या नहीं है। नहीं है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। जब भी आप क्लियरिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट आपको भी, तो वो आप बनाएंगे जनरली एक्सपेंस साइड में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो क्लियरिंग अकाउंट होता है वो एक्सपेंस का ही पार्ट होता है। तो वो अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि नहीं हमें तो इसमें बना, तो आप बना दीजिए, बट जनरली हमें कहाँ रखना है? एक्सपेंस साइड में रखना है। तो हम आते हैं एक्सपेंस में, यहाँ पे हमारा देखते हैं इसमें है या नहीं है। परचेज ऑफसेट अकाउंट है, हम यहीं पे बनाते हैं डाउन पेमेंट क्लियरिंग का स्टेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? रियलाइज एक्सचेंज डिफरेंस गेन एंड लॉस। होता क्या है कि सपोज दैट आज आपने मटेरियल डिस्पैच कर दिया, ठीक है, या फिर आपको मटेरियल आज आपने डिस्पैच बनाया, कल इसका इनवॉइस बनेगा। तो दोनों के 2 दिन के बीच में क्या होगा? हो सकता है कि एक्सचेंज रेट का कुछ डिफरेंस हो। कल जो आपने डिस्पैच बनाया था उसका एक्सचेंज रेट कुछ और था, आज जो आपने बिल बनाया उसका एक्सचेंज हो सकता है कि आज आपने बिल बनाया, मटेरियल भेज दिया, उसके बाद उसने पेमेंट जिस दिन भेजा उस दिन है तो उसका एक्सचेंज रेट कुछ और हो। आज आपने बिल बना के भेज दिया, आज का एक्सचेंज रेट 88 रुपीज है, और जब उसका पेमेंट आया 5 दिन के बाद तो एक्सचेंज रेट जो हो गया 87 रुपीज, तो 1 रुपीज का डिफरेंस आ गया। तो उस केस में क्या होगा? जब भी गेन और लॉस होगा तो जितना, जैसे 1 रुपए का डिफरेंस आया, लॉस हुआ है तो इसमें इम्पैक्ट जाएगा। यदि आपका गेन होगा जहां पे 88 था 89 हो गया तो इसमें आएगा। तो उसके लिए हमें एक जीएल अकाउंट देना पड़ता है कि अगर कोई एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आता है तो उस पार्टिकुलर जीएल अकाउंट को ये हिट करेगा और उसमें वो बैलेंस पड़ा रहेगा और उसी को वो नॉकअप करता रहेगा। कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, तो उसको सरप्लस करता रहेगा। तो इसमें है नहीं तो हमें एक बनाना पड़ेगा एक्सचेंज रेट का। ये चीज आप क्लाइंट से पूछ लेना, एक्सचेंज रेट डिफरेंस आपको किसमें बनवाना है, एक्सपेंस में रखना है। जनरली हम इसको एक्सपेंस में ही रखते हैं। ठीक है, तो अदर एक्सपेंस ये है आपका एक्सपेंस, इसी में आप बना लीजिए। बाकी क्लाइंट अगर बोलता है कि मेरा एसेट्स में मेंटेन करो तो आप कर लीजिएगा, लेकिन जनरली होता कहाँ है इसी। तो ये अकाउंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, 09 इसके नीचे बना लेता हूँ एक्सचेंज रेट। ये आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कंपलसरी होता है, इसके बिना आप बिल नहीं बना पाएंगे एक्सचेंज रेट डिफरेंस अकाउंट। और ये दोनों पे ही मैं मैप करूंगा, इस पे भी मैप करूंगा और इस पे भी, क्योंकि जब बढ़ेगा तो इसमें आएगा, जब घटेगा तो इसी से जाएगा। सपोज दैट कि एक्सचेंज रेट 87 था, अब 86 हो गया, घट जाएगा, तो इसमें जो गेन हुआ था, जो आया था बैलेंस, वो इसको सरप्लस कर देगा।
ठीक है, तो एक ही जीएल अकाउंट में दोनों में ना। और आता कैश डिस्काउंट, ये भी आप कैश डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को, उसको आप रखना चाहते हैं कि टिल टू डेट आज तक हमने कस्टमर को कितना कैश डिस्काउंट दे दिया उसको देखना है, आप किसी भी समय जाके जीएल अकाउंट हेड पे आप देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक जीएल अकाउंट यहाँ पे मैप करना है, दैट इज डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश है डिस्काउंट नहीं तो हमें डिस्काउंट बनाने पड़ेंगे। क्लियरिंग एक्सपेंस चेक डिस्काउंट बनाना पड़ेगा। ये सब मैं अभी जो बना रहा हूं अपने मन से, वो आप क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन में आपको बनवाना है डिस्काउंट अकाउंट, कहाँ रखना है, ये सब चीजें आप डिस्कस करके तब बनाएं। ठीक है, अभी जैसे कि नेचर में बता रहा हूँ उस नेचर के बेस पे मैं यहाँ बना रहा हूँ, बट ये विदाउट डिस्कस किए हम नहीं बनाते। हर चीज का हम कंफर्मेशन लेते हैं क्लाइंट से, मेल लेते हैं, तभी हम बनाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अपनी मर्जी से कोई भी जीएल अकाउंट किसी भी सेक्शन में हमें नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको लिया, कंट्रोल ई किया, कंट्रोल ई किया, अब यहाँ पे आते हैं रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में क्या होगा, जो सेल्स अकाउंट आप मैप करते हैं कि आप जो कस्टमर को सेल करेंगे तो किस अकाउंट को इम्पेक्ट करेगा, वो हमें सेल्स अकाउंट देगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने सेल्स अकाउंट मैप कर रखा है। ठीक है, तो इसमें से जो भी सेल्स अकाउंट सूट करता है आप उस सेल्स अकाउंट को मैप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यही जाएगा। आप चाहें तो वहां पे मैप अनदर कर सकते हैं। इसमें मैं देखूं तो इसमें सारे के सारे सेल्स अकाउंट जो है, रेवेन्यू अकाउंट भी आप देखते होंगे तो ये 18% का है, जीएसटी का अलग है, इसका भी 28% का, लोकल ये है, लोकल ये है, सेल्स रिटर्न सेंट्रल है, उसके बाद प्रॉफिट एंड सेल्स है। मैं इसको सेल्स अकाउंट बनाया क्योंकि यहाँ जो जीएसटी वाइज है उसको करने के लिए हमें एडवांस पेमेंट, एडवांस जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा इन सबको मैप करने, तो इसको मैं अभी सेल्स अकाउंट करके मैप करूँ। ठीक है, ये हो गया सेल्स क्रेडिट अकाउंट। तो जिससे ये आपका सेल्स अकाउंट है, इसी में हम अगर आप अलग से सेल्स क्रेडिट अकाउंट मेंटेन करते हैं तब तो यहाँ पे सेल्स क्रेडिट अकाउंट मैप कीजिए, अगर नहीं मेंटेन करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे देखिए ये जो सेल्स अकाउंट है इसको हमें यहाँ पे आके ये सेल्स अकाउंट अपडेट करना है, जो सेल्स अकाउंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ पे जो आप देखें सेल्स क्रेडिट अकाउंट, या तो आप सेल्स अकाउंट को मैप कर सकते हैं या फिर अलग से एक सेल्स क्रेडिट अकाउंट अगर क्लाइंट ने दे रखा है तो उसको भी मैप, तो सेल्स क्रेडिट अकाउंट आपको दिया नहीं तो हम उसी को मैप कर। अब है डाउन पेमेंट इंट्रीम अकाउंट, ये आपको कहा जाएगा जब आप एडवांस पेमेंट का केस करेंगे। एक मैंने बताया था ऊपर में क्लियरिंग अकाउंट, ठीक है, उसके बाद ये डाउन पेमेंट इंट्रीम अकाउंट जाता है। ठीक है, ये दोनों ही जाता है, क्लियरिंग अकाउंट भी जाता है, ये भी जाता है, दोनों में बैलेंस पड़ा होता है। ठीक है, किस केस में जाता है वो जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट ये है और डाउन पेमेंट इंट्रीम अकाउंट ये है, दोनों में बैलेंस हमारा होगा, एक क्रेडिट होगा दूसरा उतना ही से डेबिट होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डाउन पेमेंट इंट्रीम अकाउंट मेंटेन करना है, डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट। ठीक है, डाउन पेमेंट क्लियरिंग तो बना दिया हमने, इंट्रीम अकाउंट है इसमें नहीं है तो हमें एक बना।
ये हो गया। उसके बाद डर्निंग इंटरेस्ट, ये किस केस में यूज होता है? सपोज दैट कोई कस्टमर आपका डिफॉल्टर हो गया, आपने उसको पेमेंट टर्म दे रखा है कि 30 डेज का, और 30 डे के बाद भी वो पेमेंट नहीं किया है, तो उस पे आप इंटरेस्ट इंपोज करते हैं कि 30 से 60 डेज होगा तो इतना इंटरेस्ट लगाएंगे, 60 से 90 डेज होगा तो इतना लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जीएल अकाउंट आपको मैप करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, उस जीएल अकाउंट में पार्टिकुलरली कितना इंटरेस्ट आपका आया है डिफॉल्टर से, जो आपका कस्टमर डिफॉल्टर है वो आपको दिखाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे मैप करते हैं, जो जनरली यहाँ ऐसा होता नहीं है, बोलते तो है लेकिन करते। रनिंग फी कोई आप चार्ज करते हैं कि कोई कस्टमर आपका डिफॉल्टर हो गया है, तो वो फी अगर आप लेते हैं तो उसके लिए जीएल अकाउंट यहाँ पे मैप। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डाउन पेमेंट रिसीवेबल अकाउंट। तो डाउन पेमेंट रिसीवेबल अकाउंट में हमारा इसको रखना चाहिए, ये हमारा कस्टमर से आ जाएगा, इसमें आ जाएगा टैक्स में डाउन पेमेंट टैक्स ऑफसेट अकाउंट। जैसे कि आप डाउन पेमेंट लेंगे, एडवांस पेमेंट लेंगे तो टैक्स भी लगाएंगे, तो टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस पार्टिकुलर डाउन पेमेंट टैक्स ऑफसेट अकाउंट में बैलेंस खड़ा रहेगा जब तक कि बिल नहीं बनेगा। जैसे ही बिल बनेगा तो ये नॉकअप हो जाएगा, अब वो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आईजीएसटी सीजीएसटी जो भी लगेगा उस जीएल अकाउंट के हेड में चला। तो टैक्स ऑफसेट अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। यह है आपका डाउन पेमेंट टैक्स ऑफसेट। डाउन पेमेंट टैक्स ऑफसेट के नाम से बनाते हैं। नहीं इसी में बनाता हूँ मैं जो टैक्स लायबिलिटी इसके पीछे। अभी आपका सेल्स टैब कंप्लीट। ठीक है, तो सेल्स टैब का काम जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप सेल्स में अगर आप विथहोल्डिंग यानी कि टीसीएस का केस लगाएंगे तो ये चेकआउट होना चाहिए। अगर ये चेकआउट नहीं रहेगा तो आप टीसीएस आपका एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको चेकआउट रखना। अगर टीसीएस आपको लगाना है किसी भी कस्टमर को स्क्रैप वगैरह सेल करते हो तो उस केस में आपको इसको चेकआउट रखना। टैक्स में आएंगे, यहाँ पे आपको इसको चेकआउट रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्स टैब। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हेलो, एम आई ऑडिबल? नो डाउट। जैसे आपने सेल्स टैब देखा उसी तरह से परचेज टैब, वहां पे हम क्या कर रहे थे, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जैसे कि वहां पे डोमेस्टिक था, आपका डेटर अकाउंट था, यहाँ पे क्या होगा, डोमेस्टिक अकाउंट पेबल अकाउंट, वहां पे रिसीवेबल था, यहाँ पेबल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएटर को मैप करेंगे। यहाँ पे आएंगे और देखेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, कंट्रोल अकाउंट बना हुआ नहीं है। लायबिलिटी में आएंगे तो हमारा क्रिएटर बना हुआ है। अब उस क्रिएटर अकाउंट को कंट्रोल अकाउंट बना के मैप करें। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखिए नीचे हुआ होती है सैलरी क्रिएटर डोमेस्टिक, इसको आप कंट्रोल बनाइए, कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और ये आप इसको अपडेट करें। यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आप वेंडर बनाएंगे डोमेस्टिक, वो इस पे ये मतलब। अगर आपका कोई इंपोर्ट का केस है तो यहाँ पे आप सैलरी क्रिएटर इंपोर्ट करके बनाएंगे। जो इसमें नहीं बना हुआ है हमें बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं लायबिलिटी में सबसे नीचे है हमारा सैलरी क्रिएटर, तो इसी में हम बना देंगे सैलरी क्रिएटर इंपोर्ट।
ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहीं पे हम बनाएंगे। कंट्रोल इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कंट्रोल ए किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, और इसको कर दूंगा सेंट्रीकेटर इनपुट। तो जितना जीएल अकाउंट अभी तक हमने बनाया था उसके अलावा ही बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सफिशिएंट जीएल अकाउंट हमारे पास नहीं है। और क्लाइंट आपको सारे जीएल अकाउंट नहीं देंगे, कुछ मैंडेटरी अकाउंट्स जो है जैसे डाउन पेमेंट्स वाला आप देख रहे हैं वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, सेंट्रीकेटर इनपुट। आप उसको मेल कर देंगे, मेल करके कंफर्म करके आप ये सारी चीजें बनाएंगे कि these are the mandatory GL accounts so we are going to create this। अब रियलाइज एक्सचेंज डिफरेंस अगेन सेम कंसेप्ट है कि आपने सपोज दैट आज ऑर्डर दिया किसी दिन, ठीक है, ऑर्डर देने के बाद मटेरियल उसने डिस्पैच कर दिया, बिल भेज दिया, और जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं उस दिन उसका एक्सचेंज रेट कुछ और है, तो दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो एक्सचेंज रेट का गेन यहीं पे आएगा। तो वो जीएल अकाउंट हमने ऑलरेडी एक्सचेंज का बना रखा है, उसी को मैप करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी होगा वो इसी अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे दोनों ही अकाउंट हमें एक लॉस और गेन दोनों में एक ही को मैप करना है। जब गेन होगा इसमें आएगा बढ़ के वैल्यू, जब लॉस होगा जितना बढ़ेगा उतना ये कम। बैंक ट्रांसफर अकाउंट, ठीक है, तो बैंक ट्रांसफर के केस में आप यहाँ पे आएंगे, कौन से बैंक से आप जीएल वो ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, डिफॉल्ट अकाउंट वो जो भी मैप करेंगे वो बैंक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब भी आप आउटगोइंग पेमेंट करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो उठ के आएगा। अगर कोई क्लाइंट है तो उसके 3-4 हाउस बैंक अकाउंट है और जैसे कि एचडीएफसी है ये उसका यानी कि जनरली इसी से वो पेमेंट करता है, तो इसको आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप गोइंग पेमेंट करने जाएंगे अपने आप ये उठ के आया। कैश डिस्काउंट का हमने बना रखा था, तो डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो वो डिस्काउंट का वैल्यू हमारे उस पार्टिकुलर जीएल अकाउंट में उठ के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट कैश डिस्काउंट क्लियरिंग अकाउंट, तो ये क्लियरिंग अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, तो ये क्लियरिंग अकाउंट नहीं है या कोई क्लियरिंग अकाउंट है तो आप उसको यहाँ पे क्लियरिंग एक्सपेंस है यहाँ पे आप उसको यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट, सपोज दैट आप फ्रेट वगैरह यूज करते हैं या किस तरह का एक्सपेंस होता है, चाहते हैं कि अपने आप उठ के आए तो यहाँ पे मैप कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिफरेंट होता है तो वो आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नोट कर देंगे एक्सपेंस पेबल तो ये आपका उस केस में एक्सपेंस अकाउंट उठ के आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा। बट आपको अगर कोई और जीएल अकाउंट लेना है तो वहां पे आप चेंज कर सकते। परचेज क्रेडिट अकाउंट, तो परचेज क्रेडिट अकाउंट हर आइटम्स ग्रुप का अलग अलग परचेज अकाउंट होगा, अलग अलग परचेज क्रेडिट अकाउंट होगा, तो इसको यहाँ पे मैप करने की जरूरत नहीं है। आप हर सेक्शन का जो बनेगा आपका आइटम ग्रुप उस पर आप मैप करेंगे। यहाँ पे करेंगे तो सभी में परचेज क्रेडिट अकाउंट यही उठ के जाएगा, ठीक है। ओवर पेमेंट और अंडर पेमेंट ये सेक्शन हमारे यहाँ चलता नहीं है कि ज्यादा पेमेंट कोई कर दे या हम उसको कम कर दे, तो ये चीजें जनरली नहीं होता। अगर आपको मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे ओवर पेमेंट और अंडर पेमेंट का आप बना के मैप करते हैं। डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट ऑलरेडी हमने बना रखा है एडवांस पेमेंट के केस में कि वेंडर को हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम पेमेंट करेंगे जब तक बिल नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट में ये बैलेंस रहेगा। तो डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट हम यहाँ पे मैप कर। एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट आप यहाँ पे कोई भी आप बाय डिफॉल्ट ऐड करेंगे, बट सभी आइटम ग्रुप का अलग अलग स्टॉक अकाउंट है। जैसे रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट होगा, ठीक है, तो ये स्टॉक अकाउंट यहाँ पे डाल दीजिए तो बाय डिफॉल्ट आएगा, लेकिन हर आइटम ग्रुप का अलग अलग होगा स्टॉक अकाउंट। डाउन पेमेंट इंट्री में अकाउंट अभी मैंने बनाया था, उसी इंट्री में अकाउंट को यहाँ पे मैप करूंगा। तो डाउन पेमेंट इंट्री में अकाउंट, इसमें कब तक बैलेंस रहेगा, जब तक कि हमारा एडवांस पेमेंट बनेगा उसी समय रहेगा। जैसे ही बिल बनेगा ये अकाउंट आपका नॉकआउट हो जाएगा, इसमें से बैलेंस आपका यहाँ पे चला जाएगा। जो आपका ये जीएल अकाउंट होगा कस्टमर, जैसे गुड्स रिसीप्ट नॉट इनवॉइस होता है तो उस पर ये चला जाएगा और अपने आप नॉकआउट, ठीक है। उसके बाद आप टैक्स टैब में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए विथहोल्डिंग टैक्स जब चेक आउट रहेगा तभी आप टीडीएस लगा पाएंगे, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा कि टीडीएस लगा रहे। डिफॉल्ट विथहोल्डिंग टैक्स कोड, अगर आपका कोई जो टीडीएस कोड है वो फिक्स है कि सभी वेंडर पे ये लगता है,
तो वो कोड आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सभी वेंडर पे क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट लग जाएगा। अगर अलग अलग कोड है तो यहाँ पे कुछ मैप करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रत्येक वेंडर पे मैप करना है। टैक्स ऑफसेट अकाउंट हमने बनाया था, तो टैक्स ऑफसेट अकाउंट यहाँ पे मैप कर देंगे। ये किस केस में होगा कि आप लगाएंगे जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो उसका जो बैलेंस आएगा इसी में रहेगा, रिफ्लेक्ट होगा। जब ये आप बिल बनाएंगे तब ये यहाँ से उठ के आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी आप लगाएंगे उस जीएल अकाउंट के हेड में ये चला। कैपिटल गुड्स ऑन होल्ड, यहाँ पे देखिए जैसे 50% है, तो यहाँ पे एक अकाउंट आपको कैपिटल गुड्स के लिए मैप करना पड़ेगा, जो इसमें है नहीं बना हुआ। तो जीएसटी इनपुट एंट्री में अकाउंट ये देखते हैं है कि नहीं, जीएसटी इनपुट एंट्री में अकाउंट, जीएसटी लेट फिट है, जीएसटी एंट्री में अकाउंट नहीं है, तो हमें बनाना जीएसटी इनपुट एंट्री में अकाउंट यहाँ पे बनेगा, इनपुट है इसी में हम बनाते हैं सबसे नीचे। ये यहाँ पे मैप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेल्स और परचेज दोनों ही टैब यहाँ पे कम। अब इसमें बताइए किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? चले आगे, बताइए। सर वो रियलाइज्ड एक्सचेंज डिफरेंस गेन और लॉस, ये दोनों मैप नहीं हुआ तो इंपोर्ट इनवॉइसेस काउंटिंग नहीं कर सकते? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, जहां भी डिफरेंस आएगा, सपोज दैट आपको वेंडर ने बिल भेजा है 10 तारीख को, ठीक है, और आज आप एंट्री करें तो आज का एक्सचेंज रेट तो कुछ और होगा। तो सिस्टम में क्या करेगा, जितना भी डिफरेंस आएगा, जितने उसने बिल बनाया था 88 का था, आज हमारा 88.30 है, तो 0.30 का जो डिफरेंस आया वो गेन में चला जाएगा, इस बैलेंस इसमें आएगा, ठीक है। तो ये जीएल अकाउंट अगर नहीं रहेगा तो सिस्टम आपको बनाने ही नहीं देगा, आपको एंट्री करने ही नहीं देगा। तो ये आपको मैप करना है यार। कभी हो सकता है कि 88.30 की जगह पे 87.70 हो जाएगा, तो वो जो 30 का जो लॉस हो रहा है वो कहां से आएगा, इसी गेन से इसमें कंपनसेट कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। क्लियर? ओके, ठीक है। कैश अकाउंट रिक्वायर्ड, कैश अकाउंट को हमने मैप कर रखा है। कैश अकाउंट अच्छा, इसमें जनरल टैब सेल्स हमारा हो गया कंप्लीट, टैक्स हो गया। उसके बाद परचेज में आया तो परचेज में हमारा परचेज क्रेडिट अकाउंट, इसमें आते हैं। अब जनरल टैब में क्या करा है, क्रेडिट कार्ड डिपॉजिट। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए है, मुझे नहीं लगता कि जनरली कोई भी कंपनी क्रेडिट कार्ड का यूज करती है, अगर करती है तो यहाँ पे आपको मैप करना है। राउंड अप लगाते हैं तो राउंडिंग अकाउंट को यहाँ पे मैप करना है, राउंड अप अकाउंट, ठीक है। आप होता है डॉक्यूमेंट पे राउंड अप करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक जीएल अकाउंट मैप करना होगा। जितना भी राउंड अप करेगा वो सारे अमाउंट को इसमें उठा के लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक जीएल अकाउंट राउंड अप का बनाना पड़ेगा।
अदर को अदर डाल देता हूँ मैं डिस्काउंट के नीचे। तो हमारा राउंड अप अकाउंट उसके बाद ऑटोमेटिक रिकैंसिलेशन डिफरेंस अकाउंट उसको मैप नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक आप करेंगे तो कोई भी डिफरेंस अगर गलत होगा तो भी उठा के लिया जाएगा, ये कंपनसेट कर देगा, तो इसको मैप नहीं कर। ठीक है, पीरियड इन क्लोजिंग इसको भी नहीं करनी, रिलाइज गेनर ये तो आपको ऑलरेडी हो ही रखा है। जनरल टाइम में ज्यादा नहीं है, 2-4 अकाउंट है, बस इसको मैप करना। उसके बाद आपका ओपनिंग बैलेंस अकाउंट, इसी ओपनिंग बैलेंस अकाउंट से हम लोग ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं, तो इसमें आई थिंक ओपनिंग बैलेंस नहीं बनाएगा, तो आपको बनाने पड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस अकाउंट। वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा हमारा इक्विटी। ये जस्ट एक सपोर्टिंग अकाउंट है, बस ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने। ठीक है, तो बैंक ब्रांच मैं इसमें बना देता हूँ, जब मैं ये आपका ओपनिंग। अब आपका सपोज दैट कहीं बैंक चार्ज लगता है किसी भी ट्रांजेक्शन में, सपोज दैट आप कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से डॉलर में आता है आपका वैल्यू, तो बैंक कुछ चार्ज कर लेता है, तो बैंक चार्ज के लिए आप यहाँ पे अकाउंट जीएल अकाउंट मैप करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो भी बैंक चार्ज लगता है टिल टू डेट कितना लग गया, आप उसमें जाके सिंगल क्लिक से आप निकाल सकते हैं कि कितना आपसे बैंक ने आज तक चार्ज किया। ये होगा बैंक चार्ज। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डाला। ये आता है इन्वेंट्री टैब। इन्वेंट्री टैब में ढेर सारे वही अकाउंट है जो आपने सेल्स और परचेज में किए, तो यहाँ पे आपको ये सारे अकाउंट फिर से मैप करने होंगे, तभी जाके ये है। अगर मैं ऐड करूंगा तो ये ऐड नहीं होगा। देखिए बोल रहा है कैश अकाउंट रनिंग पीरियड कैटेगरी बैंक ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मैप करने होंगे। अब इन्वेंट्री अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट जो है आपका स्टॉक अकाउंट यहाँ पे मैप। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक अकाउंट रॉ मटेरियल जैसे हमने उठाया था, तो हम यहाँ पे स्टॉक में रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट उठा लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कहाँ पे यूज होता है? जब आप मटेरियल सोल्ड करते हैं तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। तो इसके बारे में हम और भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे, क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कहाँ पे जाता है। जब हम डिलीवरी करते हैं मटेरियल को, डिस्पैच करते हैं, तब हमारा क्या होता है, स्टॉक अकाउंट आपका क्रेडिट होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट आपका डेबिट होता है। और यही क्या होता है, एक्सपेंस का पार्ट है और पीएनएल को इफेक्ट डालता है, प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट डालता है। यहाँ पे लोकेशन अकाउंट में क्या होगा, गुड्स रिसीव्ड नॉट बाय। जब आप जीआरपीओ करते हैं तब इस पे इम्पैक्ट आता है, स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है और ये गुड्स रिसीव्ड नॉट इनवॉइस आपका क्रेडिट होता है, तो उसके केस में यहाँ पे आता है गुड्स रिसीव्ड नहीं, जीआरएन करते हैं, जीआरएन नहीं, तो हमें ये बनाने पड़ेंगे गुड्स रिसीव्ड नॉट इनवॉइस। लाइक ऑफसेट अकाउंटिंग में जब तक आपका इनवॉइस का जो बिल आपने जीआरपीओ किया है, जब तक वो आपका बिल नहीं बनता तब तक इसमें बैलेंस होगा।
वह एक बार जब बिल बन जाएगा तो इसमें कोई भी बैलेंस नहीं होगा, ये सरप्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। हेलो, हाँ हाँ, वो बोले सेशन लगा ले बता। हाँ जी, हेलो। अच्छा, ठीक ठीक, ये सैटरडे को ना करा लेगी। हम्म, ठीक। हम्म, चल ठीक ठीक। ठीक। उसके बाद ये आता है आपका वेरिएंस है। वेरिएंस कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड प्राइस चल रहा है, आपने आइटम पे कोई फिक्स प्राइस आपने डाल दिया, उसमें कुछ चेंज आएगा तो उसमें डिफरेंस ना। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी अकाउंट नहीं मेंटेन कर दूं कि हमने स्टैंडर्ड नहीं, हमने, आपको याद होगा मूविंग एवरेज या फीको में से मूविंग एवरेज को मेंटेन किया था। तो स्टैंडर्ड जब हम प्राइस मेंटेन करेंगे तब वो आएगा। प्राइस डिफरेंस अकाउंट क्या है कि जब हम सपोज दैट बिल बना दिया, ठीक है, या फिर जीआरपीओ कर दिया और जब बिल बनाने गए तो उसके में और बिल में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो ये प्राइस डिफरेंस में लेके जाएगा। या फिर आप प्रोडक्शन करेंगे, कुछ वेरिएंस अकाउंट में जा रहा है तो वो बैलेंस जब आप प्रोडक्शन में क्लोज करेंगे तो ये प्राइस डिफरेंस में उठा के ले जाता है। तो यहाँ पे हमें एक जीएल अकाउंट प्राइस डिफरेंस का बना के मैप करना होगा। कभी भी ऐसा केस होगा तो उसके लिए हमें इसको मैप करना कंपल्सरी नहीं है। ये भी परचेज प्राइस प्राइस नहीं, प्राइस डिफरेंस नहीं है तो हमें प्राइस डिफरेंस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आएंगे और इसमें प्राइस डिफरेंस लाइक ऑफसेट है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा। हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन? हेलो, इसको मैं यहाँ पे मैप करता हूँ प्राइस। ठीक है, निगेटिव अकाउंट इन्वेंट्री हमें कोई अकाउंट में मैप करना, क्योंकि हम कभी भी निगेटिव में स्टॉक को नहीं ले जाते। अगर आप देखेंगे इनिशियल सेटिंग में हमने निगेटिव इन्वेंट्री का ऑप्शन रखा नहीं है। ठीक है, जो कंपनी सेटिंग किया था, अगर हम रखते तब यहाँ पे मैप करते, तो निगेटिव इन्वेंट्री में हमें कोई अकाउंट नहीं मैप करना। इन्वेंट्री इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे मैप करना है। इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज ऑफसेट अकाउंट, जब आप गुड्स इशू करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे तो इसमें इम्पैक्ट जाता है। कुछ लोग कंज्यूमेबल अकाउंट मैप कर देते हैं, कुछ लोग इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज करके बनाते हैं तो उसको मैप करते हैं। इस अगर आप यहाँ पे मैप नहीं करते हैं तो आप कोई भी आइटम इशू नहीं कर पाएंगे, ना ही रिसीव कर पाएंगे। नॉर्मल गुड्स इशू रिसीव नहीं कर पाएंगे, जीआरपीओ कर पाएंगे, आप डिस्पैच कर पाएंगे, लेकिन इशू रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज अकाउंट उसमें मैप होता है। यहाँ पे है नहीं, हमें इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज बनाना पड़ेगा। कहाँ पे? वहीं पे जहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे हमारा स्टॉक अकाउंट, देखिए नेचर जो है इसका स्टॉक अकाउंट का ही होता है, तो वहीं पे हमें इसको बनाना है। रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट है, देखिए
कंज्यूमेबल है, डीजल्स है, उसके बाद सेमी फीस है। तो यहीं पे हम बनाएंगे इन्वेंट्री इंक्रीज रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इसी में हम इसके नीचे बना देते हैं इन्वेंट्री इंक्रीज एंड डी। सेम अकाउंट हम यहाँ पे एक बार इंक्रीज दूसरी बार डिक्रीज, दोनों अकाउंट हम एक ही अकाउंट रखेंगे ताकि उसका इफेक्ट हमारा नलिफाई। सेल्स रिटर्न अकाउंट हम जैसा कि हमारा मटेरियल अगर सेल्स का होगा तो ये स्टॉक अकाउंट से जाएगा, तो उसी में हम यहाँ पे रिटर्न भी वही स्टॉक अकाउंट रखें। लेकिन जैसा कि ये परचेज का केस है तो हम इसमें रिटर्न अकाउंट नहीं मैप करें। परचेज अकाउंट रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट मैप कर देंगे। इसको मैप करने से क्या बेनिफिट होगा कि कभी भी आप ये देख सकते हैं कि टिल टू डेट हमने कितना कॉस्ट का मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल जो परचेज किया टिल टू डेट आज तक हमने कितना का परचेज किया। तो परचेज रिपोर्ट, परचेज टोटल, परचेज कलेक्शन, रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट देखा है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस परचेज कंज्यूमर और कंज्यूमर नहीं परचेज सेकेंड मटेरियल क्या होता है, इसको मैं रॉ मटेरियल कर परचेज रिटर्न, तो जिस अकाउंट से परचेज होगा उसी अकाउंट से आपका ये रिटर्न दोनों ही सेम ही होंगे। तो अगर आप अलग से रिटर्न बना रखे हैं अलग से आपने बना रखा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन परचेज रिटर्न से यहाँ पे परचेज यहाँ पे आप परचेज अकाउंट मैप करेंगे, परचेज बैलेंस अकाउंट ये है कि आपके इन्वेंटरी परचेज अकाउंट यहाँ गुड्स क्लियरिंग अकाउंट। इसी गुड्स क्लियरिंग कब जाता है जब आप जीआरपीओ क्लोज कर देते हैं। जैसे कि आपने जीआरपीओ बनाया, ठीक है, और उसको आपने क्लोज कर दिया, तब ये क्लियरिंग अकाउंट पे इम्पैक्ट जाएगा। यहाँ पे आपको गुड्स क्लियरिंग अकाउंट मैप करना है। क्लियरिंग एक्सपेंस है, क्लियरिंग अकाउंट, गुड्स क्लियरिंग अकाउंट, गुड्स क्लियरिंग ये ऑफसेट अकाउंट होता है क्लियरिंग अकाउंट। आप एक्सपेंस में ही बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, तो स्टॉक का नेचर का है, गुड्स क्लियरिंग अकाउंट यहाँ पे। बाकी क्लाइंट से आप पूछ लीजिए कहाँ बनाए, कैसा है, यहाँ पे आप बनाए। इसके बाद जीएल इंक्रीज डिक्रीज, प्राइस डिफरेंस कहाँ से आ गया। ये जीएल इंक्रीज डिक्रीज तब यूज होता है जब आप इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन करते हैं। सपोज दैट आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ, आप उस स्टॉक को वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो उस केस में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन करेंगे तो जीएल इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे हमें मैप करना होगा। तो जीएल इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे मैप करेंगे, जीएल नहीं इसको भी बनाना पड़ेगा। ये किसके लिए है, ये आपका स्टॉक पे इंटेंट डालता है। हमारा स्टॉक अकाउंट है जीएल इंक्रीज को हम इसमें बनाएंगे।
एसेट्स में भी बनाएंगे कि स्टॉक हमारा क्या है, एसेट्स का पार्ट होता है। सिमिलरली इंक्रीज डिक्रीज, तो एक में इंक्रीज जाएगा, दूसरे में डिक्रीज, तो इसी अकाउंट को हम दोनों पे मैप करेंगे। जब इंक्रीज करेगा तो इसी में आएगा, डिक्रीज करेगा तो इसी से, ठीक है। अब आपका WIP इन्वेंट्री का की कहाँ पे यूज होता है, जब आप प्रोडक्शन करते हैं। जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो जब आप मटेरियल इशू करते हैं तो WIP इन्वेंट्री अकाउंट में जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस बना होगा, उसको हम मैप करेंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कर जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए, तो इसका भी मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा है वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरा वर्क इन WIP इन्वेंट्री वेरिएंस अकाउंट, ये कब जरूरत पड़ता है, जब आप प्रोडक्शन को बेस करना चाहते हैं तो जनरल एंट्री पास होता है, तो वहां पे वेरिएबल कुछ डिफरेंस होगा तो उसमें लेके जाएगा WIP वेरिएंस अकाउंट। उसको देखते हैं है कि नहीं बना हुआ। वर्क इन प्रोग्रेस जो है राइट ऑफ WIP वेरिएंस अकाउंट नहीं है, तो हमें इसको एक्सपेंस में बनाना है। यहाँ पे आए, जब वर्क अदर एक्सपेंस में बना देता हूँ इसको। ये सारे इम्पैक्ट जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारे आप देखेंगे ट्रांजेक्शन में तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर आप उस समय एनालाइज कर पाएंगे कि क्या है इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं ये मैप कर रहा हूँ, इसी के बेस पे अकाउंट इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा। WIP वेरिएंस अकाउंट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हम डालते नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपेंस क्लियरिंग अकाउंट ये हम मैनुअल करते हैं। सिंपली परचेज बैलेंस अकाउंट, इसको हम डालेंगे, ठीक है। परचेज बैलेंस अकाउंट, परचेज अकाउंट है, परचेज बैलेंस, परचेज अकाउंट वायल है, इसमें से कोई अकाउंट को हमें परचेज बैलेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसको देखें, इसी में रखते हैं 5 के नीचे 6 बनाता है परचेज बैलेंस। ये सारे अकाउंट इस तरह से हमने मैप कर दिए, ठीक है। रिसोर्स जब हम मेंटेन करेंगे तो उसमें मैप करेंगे, अभी जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको जब आप अपडेट कर देंगे तो आपका ये अकाउंट, ये GL अकाउंट डिटर्मिनेशन होगा। इतने सारे अकाउंट हमें इसमें मैप करने होते, तो कैश अकाउंट रिक्वायर्ड पीरियड कैटेगरी बैंक ट्रांसफर, तो कैश अकाउंट रिक्वायर्ड बैंक ट्रांसफर, कैश अकाउंट
परचेज क्रेडिट लोअर होना और नॉर्मल पेमेंट पे जरूरी नहीं है परचेज होता है तो मुझे उसका देता हूं तो कुछ इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है बैलेंस ठीक है रिकॉर्ड बैंक चार्ज अकाउंट बैंक ट्रांसफर तो हमने इसमें मैप कर रखा है यहाँ पे बैंक ट्रांसफर देखिए मैंने कर यही था देखिए कैश अकाउंट हमने नहीं बनाया था इसलिए वो एरर दे रहा है उसको हमने कैश अकाउंट बना दिया ये था आपका जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन तो ये हमने जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन देखिए अब इसी जीएल अकाउंट के बेस पे हमारा सारा चीज अगर मैं कोई कस्टमर बनाऊंगा तो ये जीएल अकाउंट जाएगा डोमेस्टिक के केस में ये जाएगा एक्सपोर्ट के केस में अभी सॉरी ये जीएल अकाउंट जाएगा आपका कस्टमर के केस में संजिकेटर डेटा एक्सपोर्ट अपने आप जैसे ही मैं कस्टमर बनाने जाऊंगा अपने आप उठ के आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट इसको मैं वेंडर बनाने जाऊंगा तो ये जीएल अकाउंट उठ के आएंगे मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है अपने आप सिस्टम आइडेंटिफाई कर देगा कि कौन सा जीएल अकाउंट उठाना है कहां से उठाएगा जो लॉजिक अभी हमने इसको दिया है यहाँ पे मैप करके दिया है जीएल अकाउंट उसके बेस पे उठाएगा जब भी बैंक में कोई बैंक चार्ज लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये जीएल अकाउंट इसमें उठा के ले आएगा बैलेंस अगर नहीं आप यहाँ पे मैप कर रखे होंगे तो सिस्टम आपको एरर को देगा जैसे अभी दे रहा था उस तरह से आपको एरर देगा आपको ट्रांजेक्शन करनी नहीं ठीक है तो ये सब क्या है बाय डिफॉल्ट अकाउंट आप चाहें तो मैनुअली चेंज कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये सारे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करेगा अगर आप चेंज कर देंगे तो फिर वो दूसरा ले लेगा अगर नहीं चेंज करेंगे तो फिर इसी में ये पास कर देगा अकाउंटिंग तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अकाउंट डिटर्मिनेशन जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन करते हैं बताइए किसी को कोई इशू है तो एक डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगा उसमें सारा डिटेल्स दे रखा है उसको भी आप लोग पढ़िएगा फिक्स एसेट का भी पार्ट है तो फिक्स एसेट को मत देखिएगा अभी आप किसी को देखिएगा हर जीएल अकाउंट के बारे में दे रखा है कि क्या है उसका मतलब क्यों उसको मैप करता है कहाँ पे इम्पेक्ट करता है तो सारी चीजें दे रखा है तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा एक बार जरूर इसको देखिए क्योंकि आज आपने सेशन क्या आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर ठीक है हेलो हाँ सर तो एक बार आप लोग डॉक्यूमेंट को थ्रू जाइएगा वीडियो देखिएगा ठीक है उसके बाद खुद से मैप करके देखिएगा जितने भी जीएल अकाउंट आपने अपने डेटाबेस में बनाया है इस तरह से उसको मैप करिए क्योंकि ये सबसे क्रूशियल चीज होता है अगर ये चीजें आपको आ गई तो आप इसका बैकबोन आप समझ लीजिए कि इम्प्लीमेंटेशन का चीजें सीख गया दो चीजें इनिशियल सेटिंग एंड जीएल अकाउंट तो ये चीजें आपने अगर सीख लिया तो पूरा अकाउंटिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर तो इसको आप खुद से मैप कीजिएगा इसको देख के मैं डॉक्यूमेंट्स भी अभी शेयर कर देता हूँ तो फिर करिएगा ताकि आपका कंसेप्ट है और भी अभी हम अकाउंट को डिस्कस करेंगे कौन से अकाउंट जैसे हमने मूविंग एवरेज और ये आपका फीको वेरिएशन मेथड बताया था एक्सेल में वैसे ही हम कॉस्ट को और एक्सप्लेन करेंगे तक आगे करेंगे अभी नहीं आज तो हमने जीरो कंप्यूटर क्या जहाँ पे आएगा वो उस समय हम उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे ठीक है
तो आज के लिए इतना ही। ओके चलिए, सर, ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। बाय बाय।